नमस्कार। पाकिस्तान का साथ लिया ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल। और ये ओआईसी जो है, ये इसने बोला कि 370 आर्टिकल 370 पे हम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के साथ होकर ओआईसी क्या कर लेगी मुझे नहीं पता। और यही बात पूछने के लिए मैंने बुलाया सुमित जैन साहब को। जैन साहब जो हैं अपनी कुछ किताबें लिख चुके हैं, 4 किताबें लिख चुके हैं इनफैक्ट। चारों अमेज़न पे अवेलेबल हैं, चाइना में रहते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से वाबस्ता है ये बोलूं, या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे इनकी एक कमांड है। साथ में ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी आदमी। इसी पे बात करेंगे। साथ में जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। चाय पीते हुए दिख रहे हैं। क्या बात है आजकल चाय का, क्योंकि दूसरे चाय वाले को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। एक तो पहले प्राइम मिनिस्टर है, दूसरे मोहन यादव जी भी, उनके फादर का भी चाय का ही काम था। तो ये चाय आजकल बड़ी हिट है, क्या बात है? सर आपको देखो, वैसे आप कुछ और भी बोल सकते हैं कि कुछ और देखने में लग रहा है, लेकिन ये चाइनीज टी है। तो अभी अभी मैंने डिनर खत्म किया, अभी एक दो शोज थे मेरे, उसके बीच में टाइम मिला तो मैंने डिनर खत्म करके ये चाय पकड़ी है। टाइम ही चाय वालों का है सर। ये जो राजकुमार बने हुए थे बुरे देश में और लूट मार का टाइम था, वो खत्म हो गया। अभी सेवा करनी पड़ेगी। मोदी जी का बड़ा क्लियर मैसेज है, जो सेवा करेगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही होगा, वही ऊपर आएगा। बेशक लाइन में सबसे आखिर में खड़ा है, बेशक वो बहुत छोटा एक कार्यकर्ता है, उसे भी मौका मिलेगा। और यही चीज है मोदी जी की, जो सबको जोड़ती है उनके साथ और विश्वास भी करती है। अब तो चीज ही, गेम ही चेंज होगी। ये है मेरी गारंटी, और ये है मोदी की गारंटी, ये है पप्पू की गारंटी। आप देखिए आपको किसको चूज करना है, जिसके ऊपर विश्वास है। तो लोगों ने भी तीनों स्टेट्स के अंदर मोदी के ऊपर, गारंटी के ऊपर विश्वास रखा, और बेशक वो चाय वाला था, उसे ही वोट दी है। ये बीजेपी को वोट नहीं है, ये मोदी की गारंटी को वोट है। यही फर्क है। राइट। अच्छा, अब आते हैं ओआईसी पे। ये ओआईसी वही है जो कि जिसके मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि ये ओआईसी के जब वो होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, 370 को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के फेवर में ये बोलते हैं। क्या ओआईसी ओआईसी इंडिया के खिलाफ क्या कर सकता रोहित भाई, पहली बात है कि ओआईसी का फुल फॉर्म क्या है? आउटस्टैंडिंग है? इस्लामिक कंट्रीज। तो ये आउटस्टैंडिंग जो है, ये हर चीज में बाहर खड़े होकर ही कोई ना कोई बातें कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब 370 को हमने 2019 में 5 अगस्त को खत्म किया, तो ओआईसी ने क्या कर लिया? कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई। पाकिस्तान वहां पर मीटिंग बुलाने के लिए भीख मांगता रहा। उन्होंने बुलाया पीछे हट, और उन्होंने मोदी जी को बुलाया, और हाईएस्ट अवार्ड जो दिए हैं वो 370 खत्म करने के बाद ही दिए हैं। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर ताला लगा दिया। उसके बाद भी आपने देखा, इतने सालों में कोई भी हरकत नहीं हुई। रिसेंटली हमने पिछले 1 साल में देखा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपका जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर, उसके साथ हम खड़े हैं। रीजन क्या है? रीजन एक ही है। ये सारे जो कंट्रीज हैं, आउटस्टैंडिंग इस्लामिक कंट्रीज, ये चलती हैं पैसे से। यहाँ पैसा मिलता है या दिखता है, ये वहीं पे लेट जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मिडल ईस्ट है, ये तो खुद पैसे जो है इनके पास है, इनको पाकिस्तान से पैरवी करने की जरूरत क्या है? ओ भाई, पाकिस्तान भी बेवकूफ नहीं है। उन्होंने भी देख लिया कि भाई ये इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ तभी लगेंगी जब ये पैसे इनके फंसे होंगे। और सऊदी अरेबिया से भी पैसे लगवा लिए, यूएई से पैसे लगवा लिए, अब वो पैसे वापस मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे। पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया पैसे वापस चाहिए, पहले आप ये मीटिंग में कश्मीर का मुद्दा हमारी फेवर में आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम आपके पैसे देने की सोच सकते हैं। तभी 1 साल से उनकी स्टेटमेंट आती है। और आपने सुना भी होगा, लास्ट ईयर भी सऊदी प्रिंस है, उन्होंने बोला था पाकिस्तान को जो हमारे $3 बिलियन है हमें वापस किए जाए। पाकिस्तान ने बोल दिया हमारे पास तो भैया पैसे है नहीं, हम दे नहीं सकते। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बोल दिया, ये हम पाकिस्तान की जो क्लेम है कश्मीर के ऊपर, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान ने इमीडिएटली चाइना को फोन किया, वहां से 1 बिलियन लेकर इनको 1 बिलियन वापस कर दिए। अब आप पूरा एंगल समझ गए होंगे कि ओआईसी की मजबूरी है आज की डेट में पाकिस्तान को सपोर्ट करना, और उनके जो क्लेम है, जो भी ये बोलते हैं मिडल ईस्ट को बोलने के लिए, उनके बोलना पड़ता है। तो ये आउटस्टैंडिंग कंट्रीज की मजबूरी बन चुकी है, और कुछ भी नहीं है। खेल इस कौम का इसी से चलता है सर।
नोटों से, डॉलरों से, और ये गेम पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से खेली है। राइट, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरह से खेली है। अच्छा, ये ओआईसी जनरली जो अपने सेशंस होते हैं उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बाहर आता है तो मतलब इंडिया के फेवर में उसके इंडिविजुअल कंट्रीज बात करते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, एक कतर छोड़ के बाकी सारे तो इंडिया के फेवर में बात करते देखते हैं। हम्म। ये अंदर क्या मतलब मेरा तेरा नाता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, और बाहर आते ही ला जय डॉलर ला श्री राम। डॉलर, जय श्री बाहर आते ही जय राम। श्री राम। रीजन क्या सही है? बात है, वहां पे भी तो नहीं बिल्कुल। रीजन भाई, रोहित भाई, रीजन बड़ा सिंपल है। इन लोगों को एक चीज तो समझ आ गई कि हमारे तेल की जो मार्केट है ये खत्म होने वाली है। दुनिया की जो सबसे दो कंजम्पशन मार्केट्स हैं वो है चाइना और इंडिया। दोनों तेल से बाहर जा रहे हैं, दोनों राइजिंग इकोनॉमीज हैं, फ्यूचर पावर सेंटर्स भी ये दो कंट्रीज हैं। हम इन दोनों को नाराज करके नहीं चल सकते। हमारा जो फ्यूचर है इनके साथ ही चलना है। इसीलिए जय श्री राम के नारे हैं। उस कंट्रीज में राम मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। शेख खुद मंदिरों में जाते हैं, वहां पे हमारा जो भोग होता है वो खाते भी हैं, जो कि ये अपने आप को कहते हैं ये हराम है। रीजन क्या है? रीजन इज ये अपना जो मुसलमान मुसलमान का ये जो नारा लगाते थे पहले, उस पागलपन से बाहर निकलने शुरू हो गए। इनको लगता है कि हमें भी प्रोग्रेसिव बनना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमीज को बाहर निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस मैडनेस ऑफ तेल और ये उम्मा। इसीलिए आपने देखा कि अपनी उनकी इकोनॉमी जो है प्रोग्रेसिव हो रही हैं, ओपन हो रही हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मूवी थिएटर्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाया जा रहा है। जो लेडीज हैं उन्हें हक मिलना शुरू हो गया कि वो अकेली जा सकती हैं, ट्रैवलिंग कर सकती हैं, इवन की गाड़ी तक चला सकती हैं, शायद वोटिंग के राइट्स भी मिल जाएं। अभी तो वहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। तो ये जो चक्कर आप बोल रहे हैं कि भाई ये क्या चक्कर है कि ओआईसी में तो सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान को, बाहर निकल के जय श्री राम बोला जाता है। रीजन इज जय श्री राम ही उन्हें पार लगाने वाला है, पाकिस्तान उन्हें डुबोने वाला है। उन्हें भी मालूम है कि फ्यूचर भारत के साथ ही है। पाकिस्तान का तो खुद का फ्यूचर नहीं है। वो अब जो मिडिल ईस्ट वाले हैं वो अपना फ्यूचर कहां से ढूंढ लेंगे उनके साथ मिलकर। इसलिए जय श्री राम ही उन्हें पार लगाएगा और उसी का सहारा लेकर वो हमें सपोर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस के अंदर अभी आपने देखा कि इजराइल के खिलाफ भारत ने भी अपनी वोट दे दी। लोग बड़े परेशान थे कि यार इजराइल के अगेंस्ट वोट कैसे दे दी, बिकॉज हमें भी मालूम है कि यूनाइटेड नेशन इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन जो किसी काम की नहीं है, एक निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई वहां पर वोट दे भी दे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजरायली और इजरायली प्राइम मिनिस्टर दोनों को मालूम है भारत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तो वैसे ही काम मिडिल ईस्ट भी कर रहा है। भारत के साथ उनका फ्यूचर टाइड अप है। वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ कर रहे हैं? कश्मीर के अंदर। जो वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का क्लेम हम सपोर्ट करते हैं, उसी कश्मीर के अंदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज पैसा भी लगा रही हैं। ये आपको डबल स्टैंडर्ड्स नहीं लगते? चक्कर क्या है? उन्हें भी मालूम है कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गए हो, नथिंग कैन हैपन, दिस इज नाउ शट एंड आउट। सो बाहर खड़े होकर, तभी मैं बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, बाहर खड़े होकर थोड़ा चिल्ला चिल्ली कर भी लिए। और ओआईसी इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन वंस अगेन व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। स्टेटमेंट दे भी दिया, आपको फर्क नहीं पड़ता, और भारत भी उसका रिएक्शन देता नहीं है। वो तो यार दे दो, हमें मालूम है पैसे तो हमारे पास तुमने लगाने हैं और तुम्हारी तरक्की भी हमारे थ्रू ही होनी है, इसलिए चुप करके बोलते रहो जय श्री राम। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज और कि ये ओआईसी और ये सारे के सारे, क्या ये इंडिया जैसी राइजिंग इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इससे 3 ट्रिलियन इनफैक्ट 5 ट्रिलियन होने वाले, आज ही मैंने रघुराम राजन का एक स्टेटमेंट भी पढ़ा कि 2025 तक नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि रघुराम राजन ने जो कुछ बोला है ना, इसका उल्टा ही हुआ है, इसका मतलब लेके रखो कि 2025 तक हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये लोग एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को इग्नोर कर पाएंगे? देखिए, मतलब एक स्टैंड होता है ना, मैं स्टैंड से थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ शक पैदा होता है कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, इंडिया के स्टैंड के खिलाफ है, 370 गलत हटाई, लेकिन क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को ये लोग इग्नोर कर पाएंगे? ये लोग खुद मिल करके, कई कंट्रीज मिल करके 5 ट्रिलियन नहीं पहुंचते। क्या तो ये पहले हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी, ये जो दुनिया है ये बिजनेस की दुनिया है। बिजनेस की दुनिया का मतलब है हर कंट्री देखता है कि मेरा दूसरे के साथ क्या फायदा होने वाला है।
जहाँ पर उन्हें फ़ायदा दिखता है, वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं। यहाँ पे अब रिलिजन का कार्ड हो गया, ये उम्मा हो गया, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट करता है, वो वर्ल्ड खत्म हो गया अभी। अभी मेरी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर सेफ है, कहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर सकती है। इसीलिए जब आप बात करते हैं कि क्या भारत की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को ये इग्नोर कर सकते हैं? एब्सोल्यूटली नॉट। अमेरिका डाउन जा रहा है, चाइना डाउन जा रहा है, यूरोप डाउन जा रहा है। कौन-सी कंट्री है जो राइज़ कर रही है? दैट मीन्स जो टाइम वर्ल्ड ने चाइना में इन्वेस्टमेंट्स करके 20-25 साल मज़े लिए हैं, वही टाइम भारत का भी शुरू होने वाला है। इसलिए सारी की सारी कंट्रीज़ हमारे कंट्री में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि इनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। तेल के ऊपर डिपेंडेंसी दुनिया की खत्म होती जा रही है या कम होती जा रही है। मिडल ईस्ट को भी मालूम है कि अब इनके पास पैसा है, इसे अगर हम अच्छी तरह जगह पे लगा दें, हमारे पैसे की रिटर्न्स आएँगी जिसके कारण हमारी कंट्री चलेगी। ये सर्कल है। जब आपने 1940s में देखा होगा, ब्रिटेन ये काम करता था, उसके पास सारी दुनिया के लूट के पैसे थे, वही पैसे उन्होंने पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज़ लगाई, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करे, उसी का रिटर्न आज भी वो खा रहे हैं। अमेरिकन्स ने ये काम किया पिछले 40-50 साल में, अब मिडल ईस्ट वही काम करने लग गया। हमारे पास पैसा है, लेट्स इन्वेस्ट। कौन-सी मार्केट है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? अमेरिका में लगाएँगे, डूब जाएँगे, चाइना में डूब जाएँगे। जिनके पैसे लगे थे वो ले-ले के भाग रहे हैं। यहाँ पर एफडीआई नेगेटिव में है, यानी कि जितना पैसा आता है चाइना के अंदर, उससे ज़्यादा चाइना से बाहर निकल रहा है। तो इट इज़ नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट। सेफ कहाँ है? जहाँ पर अभी ग्रीनफ़ील्ड मार्केट है, अभी अनटच्ड मार्केट है भारत की, इसलिए वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आएँगी। दे कैन नॉट इग्नोर एंड दे विल नॉट इग्नोर। रीज़न बीइंग इट इज़ अ बिज़नेस वर्ल्ड, नॉट अ रिलेशनशिप वर्ल्ड एनीमोर। आपने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि नेगेटिव एफडीआई चल रही है चाइना में। जितना पैसा आता है उससे ज्यादा बाहर जाता है, लेकिन चाइना की अपनी इकोनॉमी भी तो स्ट्रांग है। हाथी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, लेकिन हाथी चींटी तो नहीं बन जाता ना। चाइना की हुँ, इकोनॉमी कई ट्रिलियन डॉलर की है। अब डिस्प्यूटेड है 17 है कि 9 है, अंडररेटेड है, लेकिन अगर 9 भी है या 7 भी है तो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बड़ी होती है। नेगेटिव एफडीआई क्या इम्पैक्ट देने जा रहा है इस पर? देखिए मनोज भाई, पहली बात ये है कि जो कई सो कॉल्ड बहुत बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, जिन्होंने आज तक कभी बैलेंस शीट उठाई नहीं, उन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में या फाइनेंस के बारे में ए, बी, सी भी पता नहीं है, उसमें भी गलती कर देंगे कि सी पहले आता है कि ए पहले आता है। उन लोगों की बातों के ऊपर बेवकूफ़ी वाली स्टेटमेंट नहीं लोगों को सुननी चाहिए, ना रिएक्शन देना चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग कि आज अगर चाइना की इकोनॉमी 7 या 8 बिलियन डॉलर्स की, ट्रिलियन डॉलर्स की होती, जो तरक्की चाइना ने करी है, अमेरिका को, यूरोप को, सबको पीछे छोड़ दिया। क्या वो पॉसिबल था? दैट मीन्स कि उनका ये जो बेस है कि 7 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, दैट मीन्स भारत से सिर्फ डबल हम ले लेते हैं। कि भारत अगर 4 पे है, वो 8 पे है, लेकिन इनकी तरक्की भारत से 10 से लेके 20 गुना ज़्यादा है। कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स कि नंबर्स गलत है। एज़ फार एज़ रियल नंबर्स क्या है, वो 17 है, 19 है, आज तो ये 19 क्लेम करते हैं। वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट, बट डेफिनिटली वो 9-10 ट्रिलियन नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। एज़ फार एज़ एफडीआई इज़ कंसर्न्ड, एफडीआई अभी बाहर निकलना शुरू हो गया, ये एक सच है। लेकिन चाइना भी चाहता है कि जो पुराने कंपनीज़ यहाँ पर काम कर रही थी, फॉरेन की कंपनीज़, जो यहाँ पे उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे हैं, चाइना ऑलरेडी कॉपी कर चुका है उनको। नाउ चाइना डज़न्ट वांट टू प्रोड्यूस थिंग्स हियर एंड सप्लाई आउटसाइड, क्योंकि चाइना को वो फ़ायदा हो नहीं रहा। ₹1 की चीज़ वो ₹1 1 पैसे में बेचता है, सस्ता माल बनाने के चक्कर में। दैट मीन्स चाइना इज़ नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, उससे ज़्यादा तो बैंक का इंटरेस्ट है, जितने में वो माल बेच रहा है आज की डेट में। इसलिए चाइना ने अब अपनी कंट्री के ऊपर फ़ोकस करना शुरू कर दिया, ये इनकी सेंट्रल पॉलिसी है। फ़ॉरेनर्स को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, कंपनीज़ को बाहर निकाला जा रहा है कि आपने जाना है जाओ, हम अपना माल खुद बनाएँगे, हायर टेक्नोलॉजी पे करेंगे, आर-एन-डी पे काम करेंगे और हमने जो करना था, आपके टेक्नोलॉजी से कॉपी करना था, वो हम कर चुके हैं। हमारे पास आपसे अब सीखने के लिए कुछ और नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई दीज़ कंपनीज़ आर गोइंग आउट, दे आर नॉट बीइंग स्टॉप्ड। पहले इनको रोका जाता था, अभी ऐसा नहीं है। इसलिए जो एफडीआई है, पहली बार चाइना के अंदर नेगेटिव में है। सो दिस इज़ वन न्यूज़ व्हिच आई वांटेड टू गिव यू, और ये रियलिटी है। कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ नहीं है इसमें अंदर, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ऑन द अदर हैंड, as far as Chinese economy is concerned, it has become number 1 as compared to America. अमेरिका की इकोनॉमी हम बोलते हैं नंबर 1 है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है परसों की, आप जाके देख सकते हैं। चाइना हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड अमेरिका
इन रियल टर्म्स। ये पहली बार हुआ है और अमेरिका डाउन जा रहा है बाय 30%, चाइना राइज कर रहा है बाय 4 टू 5%। चलिए हम कहते हैं कि ये भी डिस्प्यूटेड नंबर है, 1-2% से राइज कर रहा है, तो भी अमेरिका माइनस जा रहा है 30% से। सो दिस इज द डिफरेंस ऑन व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज व्हाई चाइना इज सरपासिंग एवरीबॉडी। तो ये लोग जो बोलते हैं कि जी अगले महीने बस चाइना तो गए हो, इसका तो बटा बैठ जाना है, इसके टुकड़े हो जाने हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट्स अ वेरी बिग एलिफेंट एंड इट इज गोइंग टू थ्राइव फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 5-10 ईयर्स, क्योंकि जो नई पॉलिसी लास्ट वीक इनकी अनाउंस हुई है इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। और जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर अस, वी आर गोइंग टू डू नॉट डाई। अच्छा, एक चीज कि फॉरेनर्स को बाहर निकाल के क्या ऐसी इकोनॉमी कोपमंडू का जिसे बोलते हैं कि कुएं का मेंढक बनने वाली सिचुएशन आ जाएगी? क्या ऐसी इकोनॉमी सरवाइव कर पाएगी? डू द व्हाट इज द गेम प्लान? और क्या ये गेम प्लान, क्या ये मॉडल, क्योंकि चाइना का मॉडल इंडिया ने बहुत कॉपी किया है, क्या ये मॉडल इंडिया भी कॉपी कर सकता है कल फ्यूचर में? रोहित भाई, पहली बात ये है कि ऐसा नहीं है कि दे आर थ्रोइंग आउट एवरीबॉडी। ये एक स्ट्रेटजी मैंने बताई है, जो पुरानी इंडस्ट्रीज है चम्मच बाल्टी बनाने वाली, ये उसको एक-एक करके बंद कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, चाइनीज़ उसको टेक ओवर कर रहे हैं। अब जिस बंदे ने फैक्ट्री लगाई है, वो अपनी फैक्ट्री उठा के तो वहाँ बाहर लेके नहीं जाएगा, तो वो अपनी फैक्ट्री को बेच के जा रहा है कम पैसों में चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स को, और चाइनीज़ उन फैक्ट्रीज को चलाएँगे। दैट मीन्स 100% ओनरशिप इज गोइंग टू बी विद चाइनीज़, बिकॉज़ इनको अब टेक्नोलॉजी पता लग गई, वर्कर्स ऑलरेडी ट्रेन्ड हैं, सिर्फ आपको ओनरशिप चेंज करनी है, पहली बात ये। दूसरा, अब इनका जो फोकस है वो ये है कि जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों को इंपोर्ट किया जाए टू चाइना और उनकी फैक्ट्रीज को यहाँ पर लगाकर यहाँ पर प्रोडक्शन की जाए, और फिर वही सर्कल शुरू होएगा 10 साल का, 20 साल का। जब मैं आपको बोलता हूँ कि अगले 10 साल तक चाइना को कुछ भी होने वाला नहीं है, ये मैं बहुत ज्यादा नॉट बिकॉज आई एम सिटिंग हियर। कई लोग बोलते हैं यार आप चाइना में बैठे हैं, आप उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। मैं आपको फैक्ट्स देता हूँ, जहां पर यहाँ पे चीजें गलत है मैं उसको भी वैसे ही बोलता हूँ। अगर आपके जो ये सो कॉल्ड ये एनालिस्ट आते हैं, वो जब चाइना में बैठकर जैसे मैं बोलता हूँ उस दिन बोलेंगे ना, उस दिन मैं समझूंगा ये वाकई में एक रियल न्यूज दे रहे हैं। फैक्ट इज इनका फोकस है हाईटेक इंडस्ट्रीज, जैसे अब 5G है, 6G है, उस टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं। दे आर गोइंग इनटू हाईटेक मोबाइल सिस्टम्स, दे आर गोइंग इनटू रोबोटिक्स, एरोनॉटिकल्स। आप इन चीजों में अब चाइनीज का नाम देखेंगे। फ्लाइंग कार्स इन्होंने लॉन्च कर दी ऑलरेडी, अभी दुनिया सोच रही है, इन्होंने लॉन्च भी कर दी है फ्लाइंग कार। और यही चीजें ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन एनर्जी, दे आर गोइंग इनटू दीज थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी रेवोल्यूशन। और ये चाहते हैं कि वर्ल्ड का लीडर, अब हमने टेक्नोलॉजी में बनना है, दुनिया को अपने पीछे लगाना है। तो इसलिए इन्होंने फोकस करके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में से बाहर निकल गए, बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ ही जा रहे हैं। हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा इनका नाम हो गया है। आज की डेट में अगर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज देखते हैं, मशीनरी देखते हैं, आपको चाइनीज दिखती हैं। ऐसे ही मोबाइल के अंदर ये टेक ओवर करते जा रहे हैं। आईफोन को फेल कर दिया आज की डेट में, जैसे इनके नए नए फोन आ रहे हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर फोकस इज वेरी क्लियर। वी नीड टू गो इनटू हाई एंड, उसके लिए हाई एंड लोग ही चाहिए इनको। इसीलिए सुमित जैन इज अवेलेबल इन चाइना व्हाइल 97% पीपल हैव लेफ्ट द कंट्री। राइट, सही बात है ये। और एक चीज और है, क्या आपके तो टक्कर ही नहीं है, नो डाउट अबाउट इट। आपकी तो मैं जानता हूं कि कहानी अलग है, और आप जैसे स्किल्ड लोग बहुत मुश्किल में से मिलते हैं। एक चीज कि चाइना अपनी इकोनॉमी को या अपनी टेक्नोलॉजी को कहां पे देखता है? मतलब सेमीकंडक्टर्स बाहर निकलते दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं ये वहां बन रहे हैं, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बन रहे हैं, इंडिया में बनने शुरू हो गए। हाइड्रोजन व्हीकल्स ये इंडिया में बनेंगे, तो वहां पे बन रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया का भी फोकस वही है जो चाइना का है। तो चाइना की यूएसपी क्या रहेगी? चाइना किस एंगल से अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे रखेगा जिस लेवल पर ये है अभी तक? देखिए, पहली बात ये है कि चाइना ने हमेशा ही एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया है, तो इनकी जो इकोनॉमी है वो 70 to 80% एक्सपोर्ट के ऊपर थी। यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन बहुत कम थी, बिकॉज फैक्ट्रीज बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने खड़ी करी हैं।
अभी इन्होंने फॉर्मूला निकाल दिया कि भाई यहाँ से फैक्ट्रीज निकलकर बाहर की कंट्रीज में जाने की कोशिश कर रही हैं, लेट देम गो। अब कुछ फैक्ट्रीज हैं जो इन्होंने चाइना से निकालकर वियतनाम में लगा दी, कुछ ही इंडिया में लगाने की बात करते हैं। इंडिया ने अगर रास्ता रोका वो इस टेक्नोलॉजीज को लेकर ये चले गए मिडल ईस्ट में, जैसे सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ी जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कार है, वो बनने की फैक्ट्री इन्होंने सऊदी अरेबिया में लगा रहे हैं। मिडल ईस्ट में बात चल रही है, अफ्रीका में बात चल रही है। भारत में भी ये लेके आना चाहते थे BYD कंपनी को, बिल्ड योर ड्रीम कंपनी का नाम है, बट भारत ने वो इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। दे वर होपफुल कि भारत में ये एंट्री लेकर भारत की मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। भारत ने बोला नहीं, हमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पर आकर सारी मार्केट को खा जाओगे, वहां से सस्ते माल यहाँ पे भेजोगे, तो जो हमारी कंपनीज यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही हैं ईवीज के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने इनको इंपोर्ट नहीं होने दिया। अब मैं फर्क बताता हूँ आपको कि फर्क क्या है। अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है वो अपने भारत में मिलता है, कोई भी प्राइस 60-70 हजार से कम नहीं है। जो बिल्कुल छोटी छोटी वाली जो सिंपल वाली होती है वो भी 60-70 हजार की है। अगर हम उसी चीज को चाइना में देखें तो यहाँ पर 9 से लेके 10 हजार रुपए की मिलती है। इट इज 6 टाइम्स डिफरेंस। जो गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ी है, जो एल्टो टाइप गाड़ी है, वो भी आपको 18-20 लाख की मिलती है शायद इंडिया में। चाइना में उसकी प्राइस कितनी है आप इमेजिन नहीं कर सकते, 4 to 5 लाख रुपीज। दैट मीन्स 4 टाइम्स का फर्क है प्राइसेस में इन गाड़ियां ऑल्सो। जब प्राइस की बात आती है तो उस पे चाइना का मुकाबला नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक कंपैरेटिव मार्केट खड़ी की है, एक इकोसिस्टम खड़ा किया हुआ है, और इकोसिस्टम ओवरनाइट नहीं बनता। आज एप्पल भी कोशिश कर रहा है कि वो सारी चीजों को भारत में ट्रांसफर करे, पर उन्होंने खुद बोल दिया कि टू रीच 50% ऑफ प्रोडक्शन इन भारत उन्हें 10 साल लगेंगे। इतना बड़ा इकोसिस्टम है, लोगों को लगता है यार अनाउंस कर दिया, 10 साल क्यों लग रहे हैं? बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि जो चाइना का गेम प्लान है वो यही है, अपनी कंजम्पशन मार्केट को इंक्रीज किया जाए और बाकी को एक्सपोर्ट किया जाए या दूसरी कंट्रीज में जाकर फैक्ट्रीज लगाई जाए। अब भारत की बात, कि भारत भी इसी फॉर्मूले को कॉपी करेगा। भारत ऑलरेडी ये काम कर रहा है, चाइना ने हमारा फॉर्मूला कॉपी कर लिया कि भैया सेल्फ कंजम्पशन, आत्मनिर्भर चाइना बनाओ, यहीं बनाओ, यहीं पे यूज करो, और जो बाकी का बचता है उसे एक्सपोर्ट करो। सो चाइना इज नाउ कॉपिंग भारत, भारत इज नॉट इन द रेस ऑफ कॉपिंग चाइना एनीमोर। एसएस लिख रहे हैं कि जो सुमित जी बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो, चैट मत पढ़ो भाई साहब। एसएस साहब, एक होस्ट की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सुमित जी ने जो जो बोला वो मैं रिपीट कर सकता हूँ, अच्छी तरह से मेरी नजर दोनों साइड होती है। और ये अच्छा, आपके मैं एक चीज जैन साहब आपसे पूछना चाहता, जैन साहब क्यों बोल रहा हूँ उसका भी रीजन है, क्योंकि इसका आंसर सिर्फ एक जैन दे सकता है मुझे। ये चीज कि इंडिया चाइना दुश्मन है, ओआईसी साथ नहीं है, अमेरिका रिलायबल नहीं है, और यूरोप अपना ही सागा नहीं है, तो इंडिया क्या होगा? ऐसे में इंडियन बिजनेस एक्सेलरेट कैसे करेगा? देखिए, आप पहले मोदी जी की पॉलिसी देखिए कि मोदी जी ने पॉलिसी क्या बनाई। आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में उन्होंने बात करी आत्मनिर्भर की, कि आप खुद सामान बनाइए, ये जो सस्ते के चक्कर में चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ भेज देते हैं, उससे हमारी कंट्री तरक्की नहीं कर सकती। वी हैव टू मैन्युफैक्चर आवरसेल्व्स। दूसरा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया वोकल फॉर लोकल, कि भाई आपके यहाँ पर जो भी बनता है आप उसकी प्रेज ज्यादा करिए, ना कि ये बोले कि यार अमेरिकन प्रोडक्ट है तो हमने ले लिया, ये चाइनीज है तो ले लिया, मेड इन भारत है तो हम लेंगे ही नहीं। आपको वोकल फॉर लोकल बनना पड़ेगा। जैसे चाइना में मैं देखता हूँ कि एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हमारी कंट्री डाउन जा रही है, प्लीज यू हैव टू नाउ स्टार्ट फोकसिंग ऑन मेड इन चाइना। आप बिलीव कीजिए, जिस दिन स्टेटमेंट दी, जिन जिन के पास आईफोन थे उन्होंने हथौड़ा लिया, अपने मोबाइल को तोड़ा, जाकर नया फोन ले आए कि हमारी कंट्री बढ़नी चाहिए, अभी हमारी कंट्री डाउन जा रही है। ये जज्बा होता है जो आपको अपनी कंट्री के लिए चाहिए। जो ये वो लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री सस्टेन कैसे करेगी, ये हमारा देश है, ये पॉलिटिशियंस का देश नहीं है। आज बीजेपी है, कल को कांग्रेस आएगी, कल को उसके बाद कोई और भी आ सकता है। हो सकता है रोहित भाई और मैं दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी अगर जो 3 चीफ मिनिस्टर जिनका नाम भी आपको शायद पता नहीं था, लोगों को जो बड़े बड़े धुरंधर थे, पॉलिटिकल गुरुज थे, उन्हें भी बायोडेटा ढूंढना पड़ा कि बंदे है कौन यार जिनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, मैं और रोहित भाई ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों नहीं बन सकते? ये तो लगते भी देखने में अमित शाह जैसे ही हैं। और तो और ऊपर से रॉ के एजेंट है और
हाँ, ये इस बात पे मुझे फक्र है कि मैं अमित शाह जैसा दिखता हूँ, नो डाउट अबाउट इट। काश उनके बराबर काबिल भी होता, लेकिन हाँ ठीक है, उनकी काबिलियत बिल्कुल तो अलग है। और इस तरीके तो से जो ये उनसे, पता है, अभी थोड़े दिन पहले, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो जो हम बात कर रहे थे वाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि भारत अपने आप को सस्टेन कैसे करेगा, किसी को भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए भारत का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत प्लस जो हमारे पास बाकी का 30-40% हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे वो हम लेके जाएंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जहां पर अपने माल को हम बेच सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सस्टेनेबल मॉडल। ऊपर से हमने जो टूरिज्म का काम शुरू कर दिया, रिलीजियस टूरिज्म, ये कॉरिडोर्स बनाए हैं, हमारी इकोनॉमी जिसको सनातन इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको हम ऐसे चर्न कर रहे हैं आज की डेट में। रोहित भाई पहले साल में अभी तो कॉरिडोर शुरू हुआ है हमारा काशी विश्वनाथ का, 7 करोड़ लोग वहां जा चुके हैं। गोवा जो कि 75 साल में डेवलप हुआ है एक टूरिज्म सेंटर, 70 लाख लोग गए हैं। 70 लाख वर्सेस 7 करोड़, आप समझ सकते हैं ये इकोनॉमिक्स कितनी बड़ी है। उसमें कितना खर्चा होता है, कितना कितना सामान खरीदा जाता है, होटल चलते हैं, टैक्सी चलती हैं, खाने की दुकानें चलती हैं, एवरीथिंग रन्स। दिस इज द इकोनॉमिक्स जो हिंदू सनातन हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स है, जहां पर हर चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती है, चक्का उसी से चलता है। मोदी जी अपने पुराने जो संस्कार थे कंट्री को चलाने के लिए उसको वापस लेकर आ रहे हैं। चाइना ने ये फॉर्मूला भी कॉपी कर लिया, मैंने अपने चैनल के ऊपर उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे चाइना अब सनातन इकोनॉमिक्स को कॉपी कर रहा है, कॉपी करके अपनी कंट्री को चलाने की बात करता है। बिकॉज उन्हें समझ आ गया मोदी है तो मुमकिन है हमें भी वही काम करना पड़ेगा चाइना में। सही बात है। और ये चीज एक एक लंबा इम्पैक्ट देगी हमारी इकोनॉमी को। ये चीज बहुत जरूरी है सोचना कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये चीज, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, पिछले 10 साल में क्या हमें सही रास्ता मिला है, यही सोच के, और उससे पहले 10 साल में क्या हमें सही रास्ता मिला था, यही चीज सोच के इस बार वोटर जाएगा अपने बूथ्स पर 2024 के इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में, और वही वोट करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रोहित वाज इन चार्ज ऑफ पार्लियामेंट। Raw, just kidding. Anyways, I was not in charge of parliament. मैं पार्लियामेंट नहीं जाता हूँ, मैं पार्लियामेंट से दूर ही रहता हूँ। बहुत बड़ी पार्लियामेंट में जो हुआ दुखद है, दुखद था, गलत था, और उसके पीछे जो भी है, मुझे नहीं पता कि कौन है, जो भी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुमित जी से इस पे भी किसी दिन लेंगे रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अलॉट सुमित जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत अच्छा वो। आपके आपके जो रिएक्शंस हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब लोग उसी के लिए स्पेशली बोलते भी हैं कि सुमित जैन साहब को बुलाइए, लेकिन जैन साहब बिजी रहते हैं। जैन साहब इतने बिजी हैं, अपना काम भी करते हैं और हम लोग के लिए टाइम भी निकालते हैं। थैंक्स अलॉट जैन साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। और एक उम्मीद और है कि आप जल्दी इंडिया आएंगे, यहां पर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।